दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के सबसे शक्तिशाली शख्स यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अब सिर्फ 48 घंटों का समय बचा है। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नया राष्ट्रपति चुनने वाली है और अब ऐसे में दुनिया भर की नजर अमेरिका पर है। यूक्रेन में जंग खत्म होगी या फिर तेज होगी, ये भी देखने को मिलेगा। इजराइल और ईरान का तनाव क्या होगा, दुनिया को और परेशान करने वाला हो सकता है, ये भी देखने को मिलेगा। और भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में अब कौन सा मोड़ आएगा, इन सवालों का जवाब आपको आने वाले कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। और आज इस मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। तो अब आने वाले दिनों में यानी 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और अब ऐसे में जो दोनों ही दल हैं, दोनों ही प्रमुख दल हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, कौन इस दौरान 5 नवंबर को सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये तो अमेरिका की जनता तय करेगी। लेकिन अब ऐसे में पूरे विश्व भर की नजर अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे आगे रहे अमेरिकी 6 बजे से रात के 8 बजे तक अमेरिका में वोटिंग होगी। 5 नवंबर को अमेरिका में 60वां राष्ट्रपति चुनाव है। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक अमेरिका में वोटिंग होगी। 5 नवंबर को अमेरिका में 60वां राष्ट्रपति चुनाव है। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। सरकार का कार्यकाल यहां 4 साल का होता है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए अब चुनाव है। नवंबर के पहले मंगलवार को ही ये वोटिंग होनी है। किसी एक पार्टी का स्विंग स्टेट्स क्यों अहम है, चलिए आपको बताते हैं। यहां पर किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं होता, मतदाताओं का मूड हमेशा स्विंग होता रहता है। रुझान हमेशा यहां पर बदलते रहते हैं। तो स्विंग स्टेट्स कई मायनों में बेहद खास हैं क्योंकि मुद्दों पर जनता की राय यहां पर बेहद अहम होती है। हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर भी है और अब ऐसे में 5 तारीख का इंतजार। एरिजोना 11 इलेक्टोरल वोट यहां पर हैं। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट है। वहीं अगर मिशिगन की बात करें तो 15 इलेक्टोरल वोट है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि स्विंग स्टेट्स पर किस तरह से सबकी नजर है। नेवादा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 इलेक्टोरल वोट है। नॉर्थ कैरोलिना में 16 इलेक्टोरल वोट है। तो अब आने वाले दिनों में सभी की नजरें अमेरिका में होने वाले इस राष्ट्रपति पद के चुनाव पर टिकी हुई हैं। 5 नवंबर को चुनाव होने हैं। चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे मेहमान से आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। तो सर देखिए, जिस तरह से अब 5 नवंबर ये वही तारीख होगी जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कौन जीत दर्ज कराएगा, इसके लिए जो जनता है वो तय करेगी स्थितियां। लेकिन इसके पहले तमाम कई अहम मुद्दे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी जो संघर्ष है उसका इस आने वाले अमेरिकी चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इसका जिक्र कीजिएगा सर। देखिए गरिमा जी, जहां तक सवाल है चुनाव का, तो चुनाव इस वक्त बड़ा टफ है और ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कमला हैरिस जीतेंगे या ट्रंप जीतेंगे। दोनों ही बड़ी जी जान से लड़ रहे हैं। और जहां तक सवाल है ट्रंप का, तो ट्रंप पिछली बार पावर में थे। उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि उनके साथ बेईमानी की गई है। इसके लिए उन्होंने बहुत हु एंड क्राई किया था। उनके वोटर्स ने भी किया था, उनके फॉलोअर्स ने भी किया था। लेकिन जीत जो थी आफ्टर ऑल दर्ज हुई अपोजिशन पार्टी की और ये हार गए। लेकिन अब की बार इन्होंने बहुत कुछ अपना प्लान करके लड़ा है और ज्यादा पॉपुलर नहीं बने हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो हमारे भारत के रिश्ते तो दो राय नहीं कि इसमें अच्छे होंगे, क्योंकि मोदी जी इनके पिछली बार इलेक्शन कैंपेन में गए भी थे और मोदी जी के इनके अच्छे रिश्ते हैं। इतने अच्छे रिश्ते हमारे कमला हैरिस के नहीं है। रीजन क्या है कि वो शुरू से जो है भारत विरोधी रही हैं। और जहां तक सवाल है, एज ए मेंबर पार्लियामेंट वो यहाँ आई थी तो उनको कश्मीर जाने की परमिशन भी नहीं दी गई थी विदेश मंत्रालय के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसका उन्होंने बहुत बुरा माना था। और आज तक उस बात को रखा हुआ उन्होंने अपने पास सोच में। और हमेशा इस बात को देखा गया है कि
जो वहाँ की पॉलिसी होती है, यूएस की पॉलिसी, उसके हिसाब से चलना होता है। कमला हैरिस को अपनी पर्सनल कोई पॉलिसी नहीं चलेगी, लेकिन जो वहाँ के कांग्रेस सेनेट के लोग कहेंगे वो उनको करना पड़ता है। तो अब ये देखना होगा कि चुनाव में क्या स्थिति है, लेकिन आप देखेंगी कि जहाँ तक सेंट्रल एशिया में जो चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध है, उसके बाद आप देखिए वेस्ट एशिया की बात करिए तो वहाँ पे भी आप देखिए कि ये इजराइल का और ईरान का युद्ध चल रहा है। और बल्कि आज ईरान के जो राष्ट्रपति उन्होंने थ्रेट भी किया है कि वो इजराइल के साथ साथ में यूएस पे भी अटैक करना चाहेंगे। तो अभी क्या स्थिति बनती है, और बड़ी टिकलिश स्थिति हो चुकी है कि देखने में आ रहा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाने की बात हो रही है, क्योंकि अगर ईरान बात करता है अटैक करने की इजराइल के साथ यूएस पे, इट मींस आई एम श्योर कि पीछे से उसके साथ कोरिया भी है, और कोरिया ने अपनी जो मिसाइलें हैं तान रखी हैं अमेरिका की तरफ बहुत पहले से। नॉर्थ के साथ तो की है, अमेरिका की तरफ भी लगी हुई है, और रशिया भी उनका दुश्मन है, इसमें दो राय नहीं है। और रशिया को एक आंख देखना नहीं चाहता अमेरिका, और अमेरिका नहीं देखना चाहता रशिया को। तो अब ये बात ईरान की भी आके फंस गई है, तो देखना होगा। लेकिन हमारे जो वहां पर लोग रह रहे हैं, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, अब उनका क्या रुझान है, ये बहुत देखने वाला एक बहुत बड़ा मसला होगा। ये लोग किधर जाना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल में भी जो वार हो रही है उसके लिए भी वहां के इजरायली लोग इंटरनली खुश नहीं है नेतन्याहू से, और उन्होंने भी उसका बहिष्कार भी किया था। अभी वो किसी फंक्शन में गए थे, वहां पर तो उनको वहां बोलने नहीं दिया, बिना बोले वापस आए। श्रद्धांजलि देने गए थे वहां के सैनिकों के लिए, तो उनको वहां पर अटेंड नहीं करने दिया, वहां से वो भाग आए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ही स्थिति समझ में नहीं आ रही है कि किधर जाएगा। लेकिन हाँ, इलेक्शन बहुत ही टफ है, नेक टू नेक फाइट है, और इसका क्या रिजल्ट होगा ये आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है सर, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और अब देखिए, जिस तरह से आने वाले दिनों में अमेरिका में चुनाव होने हैं, लेकिन इन सब के बीच जो यूएस की जो टेंशन है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाल के ही दिनों में हमने देखा था जब नॉर्थ कोरिया ने रशिया में अपने 8000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है, तो अब यूएस में भी टेंशन बढ़ गई है चुनाव के दरमियान। यूएस चीन से उम्मीद लगा रहा है, और हाल के दिनों में ही बीजिंग में बैठक एक हुई थी जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। मध्यस्थता स्थापित करने की जो कोशिशें हैं वो भी यूएस करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या असर अगर चुनाव के दरमियान देखें, क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा संजीव सर? हाँ, देखिए, विदेश नीति के मोर्चे पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका निसंदेह बड़े इशूज डील कर रहा है, बड़ी चुनौतियां फेस कर रहा है। और चाहे वो रशिया यूक्रेन का एक लंबे समय से जारी युद्ध हो, या अब इजराइल का हमास के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध हो, या इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव है, कि अमेरिका के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। जो भी राष्ट्रपति चुना जाता है उसके लिए एक निसंदेह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो विदेश नीति बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रही, उसमें वो जाहिर है कि जो अमेरिका के जो हित हैं, अमेरिका के जो चाहे मिडिल ईस्ट रीजन में हो, चाहे यूरोपियन थिएटर में हो, सबको वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगातार अपने कदम लेता रहा है। और यूक्रेन को जहां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा समर्थन दिया है, वहीं इजराइल के साथ भी वो खड़ा रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध भी जो अमेरिका, उसकी लड़ाई में इजराइल के साथ वो खड़ा रहा है। तो अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए, और जाहिर है कि कोई भी राष्ट्र ऐसा ही करेगा, उन्होंने अपने विदेश नीति को संचालित किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो ऐसे में जो अमेरिका की जो यूक्रेन के प्रति जो नीति है उसमें बदलाव आ सकता है। और जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा ये कहते रहे हैं कि यदि वो अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बनते हैं तो वो रशिया यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कराने के लिए 24 घंटे के अंदर ही कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। और जाहिर है कि वो जेलेंस्की को कहेंगे कि अब वो रशिया से बात करे, और इस संदर्भ में जाहिर है कि अमेरिका का जो रुख है वो बदलेगा। लेकिन यदि कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो फिर वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीतियां हैं यूक्रेन को सपोर्ट करने की, वो जारी रहेंगी निसंदेह। और जाहिर है कि उसमें कोई बड़े बदलाव हम नहीं देखेंगे। लेकिन जहां तक ईरान के प्रति अप्रोच का प्रश्न है, तो यदि ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो ईरान के प्रति अमेरिका का रुख और अधिक सख्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो ईरान के प्रति जो अमेरिका की जो एक नीति है कि वो इजराइल को सपोर्ट करेगा और इजराइल को ईरान के किसी एग्रेशन से हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा, वो जो है जारी रहेगी। और इसी तरीके का हम जो विदेश नीति है वो चाइना के संदर्भ में भी देखते हैं कि यदि ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो फिर जहां तक आर्थिक विषयों की बात है, टैरिफ्स इत्यादि की बात है, उस पे वो सख्त रुख अपनाएंगे। और कमला हैरिस जाहिर है कि यदि चुनाव जीती है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियां जारी रहेंगी। तो हम अनेक फ्रंट्स पे ये अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज हैं उसमें राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने पर कुछ हम बदलाव अवश्य देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि नॉर्थ कोरिया के विषय की अगर बात करें तो ट्रंप प्रशासन का जो रुख था वो नॉर्थ कोरिया से बातचीत करने का था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने नॉर्थ कोरिया से कोई बातचीत नहीं की। चाइना से उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बीजिंग की तरफ से कोई भी इस तरह के स्टेटमेंट सामने नहीं आए हैं। लगातार यूएस की तरफ से उम्मीदें, साउथ कोरिया की तरफ से उम्मीदें चाइना से की जा रही हैं कि मध्यस्थता स्थापित किया जाए ताकि चुनाव पर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन चीन भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता कि रशिया से उसके संबंध खराब हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में इस वक्त चीन जो है वो मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। तो अब ऐसे में चीन के सामने भी तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े होते हुए नजर आएंगे। और चीन ने ये साफ किया है कि वो अभी अपनी नीतियां बदलने वालों में से नहीं है अभी के इस हालात के दरमियान। जी, क्या आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? जी देखिए, चाइना से अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई बड़ी उम्मीद चाइना से अमेरिका का प्रशासन रखता है। और जाहिर है कि चाइना ने जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में एक पीस प्लान जो दिया था, एक मध्यस्थता की जो पहल की थी, वो अमेरिका को वो बिल्कुल भी जो है रास नहीं आई। और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इसको कोई अपनी सहमति नहीं दी। और जाहिर है कि जो चाइना ने जो पीस प्लान दिया था उसमें वो उसके माध्यम से वो पूरे यूरोपियन थिएटर में अपना जो एक दखल है, अपना जो इंटरवेंशन है वो बढ़ाने की उसकी नीति नजर आई। रशिया के साथ वो ज्यादा पार्शियल नजर आया। रशिया के साथ रशिया के पक्ष में उसके जो उसकी नीतियां थी वो ज्यादा झुकती हुई नजर आई, जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होंगी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि चाइना से कोई बड़ी उम्मीदें हैं। चाइना जरूर एक स्टेबलाइजर की भूमिका निभा सकता है। यदि कोई ज्यादा स्थितियां बड़ी खराब हुई तो फिर चाइना और रशिया के बीच की जो दोस्ती है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश अवश्य करता है, लेकिन कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका को चाइना से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ। ठीक है, अमीन सर आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जब अमेरिका के चुनाव की तारीख जिस तरह से बेहद करीब आ रही है, तो अब ऐसे में ट्रंप के तमाम अलग अलग रूप भी देखने को मिले। एक रोज वो बर्गर बॉय के रूप में नजर आए, फिर वो कचड़े गाड़ी में बैठ गए और उसे ड्राइव करते हुए नजर आए हैं गाड़ी को। तो ये जो अहम मुद्दे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था एक स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान जो आए थे, जो कॉमेडियन आए थे, उन्होंने ट्रंप को घेरते हुए जो उनके समर्थक है उनका कंपैरिजन किया था इस तरह से कचड़े के सवाल। तो अब उन्होंने इस माध्यम से वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके ड्राइवर है, मतलब वो इन सभी मुद्दों को इस चुनाव के दरमियान और भी आगे लाने की कोशिश करे। तो इन सभी चीजों का इस चुनाव पर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है? जैसे एक धारणा बनी हुई थी पहले जब ये राष्ट्रपति बने थे, ये ऊपर से आए हैं, यानी बहुत ज्यादा रईस आदमी थे ये, इन पे पैसे की कमी नहीं थी और नीचे के लोगों को ये वैल्यू नहीं देते थे, ऐसा देखने में आया था। अब इन्होंने साबित कर दिया है कि एक वो कचरे वाले के साथ भी एक नागरिक, एक सिटीजन के साथ हैं। वो अब इस बात को समझ गए कि ये वोट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वोटर हमको वोट नहीं देगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो गरीब आदमी हो। वोटर वोटर होता है, उसका वोट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रम्प की बात में समझ में आ गई, इसीलिए उन्होंने अपने इतने दौरे किए हैं और हर जगह गए, हर जगह उन्होंने कोशिश की है। और ये जो अभी आप एक उदाहरण बता रही हैं कि कचरे की गाड़ी में भी उन्होंने ड्राइव किया, ये दिखा दिया कि नहीं, हम गरीब के साथ भी हैं और अमीर के साथ भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाइट कॉलर वाले हैं, हम हर एक आदमी के साथ हैं, हर अपने एक वोटर के साथ हैं, हम अपने एक देशवासी के साथ हैं। और जो उन्होंने अपनी पॉलिसियां देखी हैं शुरू में और उन पॉलिसियों में चेंज करने की बात की है, कई बार उन्होंने बात की है कि जैसे अभी आप श्रीवास्तव जी की बात सुन रहे थे कि उन्होंने कहा हम 24 घंटे में यूक्रेन वार युद्ध करते हैं। दुनिया जानती है कि रशिया से इनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं ट्रम्प के, और ट्रम्प ने जो है
इस बात को लेकर कहा है कि हम अगर पावर में आते हैं तो हम यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे। सीधी सी बात है कि पावर जो सप्लाई है, यानी ज्यादातर आर्म्स, अम्युनिशन, पैसा जो भी दिया जा रहा है वो बाइडेन प्रशासन के द्वारा दे के युद्ध किया जा रहा है। तो इनका पैसा भी बचेगा, इनके जवान भी बचेंगे, इनकी ऊर्जा भी बचेगी और उसको कहीं और यूज करेंगे। जहां तक सवाल है कोरिया का, तो आपको याद होगा इन्होंने कोरिया की विजिट भी की थी, कोरियन प्रेसिडेंट से मिले भी थे, ऐसा नहीं है। और तो ये एक पॉजिटिव साइन है इनके लिए। और मैं समझता हूँ इस इलेक्शन में ट्रम्प का पल्ला जो है थोड़ा भारी है और ट्रम्प विल बी द विनिंग कैंडिडेट, आई एम श्योर। आज आप हमसे बात कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा एनालिसिस क्या कहता है। मुझे आई एम श्योर कि जो ये ट्रम्प का मुद्दा है ये पब्लिक के टच कर गया है, पब्लिक के साथ इन्होंने मिलकर काम किया है और जिस तरह से इनको हैरस किया गया मुकदमे में, कोर्ट में, कचहरी में, तो वो वहां जाने पर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। तो बाइडेन जो है जब राष्ट्रपति थे तब भी बने थे, उसके बाद इनका मुद्दा बना रहा, ये कभी भी शांत नहीं हुआ। ये बाइडेन ये ट्रम्प को लोग भूले नहीं, जब राष्ट्रपति थे तब भी जानते थे, राष्ट्रपति न रहने के बाद भी ये कंट्रोवर्सीज में रहे, कभी कोर्ट केस, कभी कुछ, कभी कोई बयान, जिसकी वजह से पब्लिक में इनकी फिगर रही, पब्लिक ने नाम इनका पहचान के रखा और इन्होंने अब की बार जो कैंपेन किया है वो जबरदस्त कैंपेन किया है। उसका नतीजा मुझे नहीं लगता ये किसी तरीके से हल्के कैंडिडेट है, ये विनिंग कैंडिडेट है। संजीव सर, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि इस बात का जिक्र कीजिएगा कि कैलिफोर्निया और अलास्का के जो वोटर्स हैं उनका प्रभाव इस चुनाव पर अलग अलग कैसे हो सकता है। और इसके साथ ही एक और अहम सवाल है कि जो अमेरिका में जो भारत के रहने वाले लोग हैं उन पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस चुनाव के दरमियान, अगर कमला हैरिस जीतती हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, मैं एक बात में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहना चाहूंगा कि वो लगातार अपने संबोधनों में ड्रेनिंग द स्वैम्प की बातें करते हैं। यानी वो जो अमेरिका के सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो कूड़ा कचरा है, जिसको यदि सामान्य भाषा में कहें तो उसको वो साफ करने के बारे में कहते हैं। और ड्रेनिंग द स्वैम्प का उन्होंने एक बहुत ही एक अपनी बातें बहुत जोरदार तरीके से रखी थी। और उनकी ये जो बातें बहुत से लोगों को अपील भी करती हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, ये जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं रहे और उसके बाद वो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल अप्रोच के साथ चलते हैं। तो ऐसे में उनका जो अप्रोच होगा वो अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए और अमेरिका के सिस्टम को और उसके अंदर की जो वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, जो वहाँ का जो के इश्यूज हैं उसको एड्रेस करेंगे। तो उनका जो ये कचरे के डिब्बे को कचरे का जो गाड़ी है उसको ड्राइव करने का यही है कि वो ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से वो अमेरिका के सिस्टम की जो सफाई है वो करना चाहते हैं। और ये एक मैसेज है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है और जो कि इसका स्पष्ट रूप से मैसेज जाता है। लेकिन जहाँ आपने जो प्रश्न पूछा है, देखिए कैलिफोर्निया जो है कमला हैरिस का गढ़ है और कमला हैरिस वहाँ से सेनेटर रही और जाहिर है कि वहाँ पर उनको एक बड़ा समर्थन अवश्य है। लेकिन जो अमेरिका के जो चुनाव में जो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग जो फैक्टर कोई रोल प्ले करता है तो वो स्विंग स्टेट्स प्ले करते हैं। और स्विंग स्टेट्स में क्या उनका रुख रहता है, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ओहायो, सारे जो राज्य हैं वो किस तरीके से मतदान करते हैं, इनके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। और हमें देखना होगा, जैसा कि अम्बेसडर साहब ने बताया कि जो है सारी जो स्थितियां हैं वहां पर काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है। मैं भी मानता हूं कि काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है। लेकिन जहां तक जो आपने तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि भारतीयों का क्या प्रभाव है, तो देखिए भारतीयों का जो प्रभाव है पूरे अमेरिका की राजनीति में बहुत गहरा है। जो मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन जैसे जो राज्य हैं वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, अमेरिका के जो नागरिक हैं वो वोटर्स हैं और उनका जो रुख है वो किस तरफ जाता है, जाहिर है कि उसके ऊपर ये अमेरिका के रिजल्ट जो है निर्धारित होंगे। तो ये अब ये आने वाले इलेक्शंस के बाद ही स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे, क्योंकि मुकाबला काफी कड़ा है। अभी इस समय कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, कोई भी जीत सकता है। अमेरिका के आप जानते हैं, अगर थोड़ा इतिहास में जाएं
तो वहां पर राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर के बीच में जो मुकाबला हुआ था, उसका जो अंतर था वो एक वोट से मात्र डिसाइड हुआ था कि किस तरीके से कुछ जो फाइनल जो वोट्स थे उसके माध्यम से डिसाइड हुआ था कि किस तरीके से जो अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, और मामला सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में गया था, कंट्रोवर्शियल हुआ था। तो ये जो सारी स्थितियां हैं आज भी वैसे ही दिखाई देती हैं, काफी क्लोज कंटेस्टेशन है। और अब ये देखना होगा कि अमेरिका की जनता फाइनली किस पर अपना मुहर लगाती है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अंत में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों का प्रश्न है, तो ये जो भारत और अमेरिका के संबंध है, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका में क्यों न चुना जाए, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रगाढ़ और गहरे बने रहेंगे। ये हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेंगे और इन संबंधों में पिछले 20 वर्षों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। चाहे वो बिल क्लिंटन रहे हो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन थे, ओबामा डेमोक्रेटिक थे, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन थे, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक थे, और अब देखना होगा कि अगला कौन बनता है। लेकिन सभी एडमिनिस्ट्रेशंस ने इन संबंधों को लगातार प्रगाढ़ और गहरा करने के लिए कहा है, के लिए प्रयास किया है। कि उसका जो कारण है वो बहुत स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं ये हमारे शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी और शेयर्ड चैलेंजेस पर आधारित है। दोनों ही देश विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये जो भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। और ये बात अमेरिका के नेता भी समझते हैं और मैं कहूंगा कि भारत के नेता भी समझते हैं। यदि कुछ वामपंथी दलों को आप साइडलाइन में कर दें तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, सभी ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध आगे बढ़े, प्रगाढ़ बने, मजबूत बने। और इसी वजह से मेरा मानना है और विश्वास है कि चाहे कोई भी अमेरिका में राष्ट्रपति बने, भारत और अमेरिका के संबंधों में गहराई आएगी और ये संबंध और ऊंचे स्तर पर आने वाले दिनों में प्रगाढ़ता नजर आएगी। ठीक है मोहम्मद अमीन सर, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए अब सीधा हम इलेक्टोरल वोट पर चलते हैं कि देखिए जिस तरह से 50 राज्य में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट है और अब ऐसे में जो 270 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करना होगा, तो इलेक्टोरल वोट का कितना महत्व है, कितना प्रभुत्व है इस अमेरिकी चुनाव में, इसका भी जिक्र कीजिएगा सर। देखिए जहां तक सवाल है इलेक्टर रोल का, पिछली बार जो बात आई थी वो यही थी ट्रंप के साथ में कि उनके साथ इलेक्टर रोल में बेईमानी की गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है ना, पिछले देखिए इलेक्शन की जो बॉडी है वो कभी किसी का फेवर नहीं करती, बल्कि लोगों की समझ की बात है। ये कहते हैं साहब हमारे साथ बेईमानी की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इलेक्टर रोल्स है, इलेक्टर कॉलेजेस हैं, उनका वही काम है जो करते हैं, और जो वोट रियलिटी में पड़ता है वही उनको बताया जाता है। ऐसा नहीं है एवरीथिंग इन द रिकॉर्ड। और इस तरह से करने से कोई फायदा नहीं होता है कि साहब उन्होंने हमको हरा दिया है या हराया गया है, किसी का ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। इलेक्शन बॉडीज हमेशा जो करती हैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करती हैं, कोई भी आ जाए उनसे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वही रिजल्ट देते हैं जो उनके सपोर्ट में मिलता है। तो अब आप जो बता रही हैं इसमें 270 के लिए तो मैं समझता हूँ ये भी जो बड़ी क्लोज फाइट है, और इसमें जो मजबूती से काम किया गया है, जो मैं देख रहा हूँ अब इतनी एज के बाद भी इन्होंने कमला हैरिस को कोशिश की है तो उनसे ज्यादा अपना इन्होंने दौरा भी किया है और अप्रोच भी की है और उनके लिंक भी हैं और पूरी कोशिश की है, पूरी ताकत झोंक दी है। ट्रंप ने कहा भी था, पिछली बार जाना नहीं चाह रहे थे प्रेसिडेंट हाउस छोड़ के वो, और बल्कि बड़ी मुसीबत छोड़ के गए थे। तो उनका जाने से पहले उन्होंने यही कहा था कि मैं जा जरूर रहा हूँ लेकिन दोबारा आऊंगा। तो उन्होंने अपने को, मैंने जैसे कहा कि उन्होंने 4 साल तक पिछले चुनाव के बाद अपने को जीवित रखा एक तरीके से, और अपने को न्यूज में बना के रखा, जिसकी वजह से पब्लिक में एक अफेक्शन तो है ही है। और उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था अपने रिजीम में जिससे कि पब्लिक से कोई प्रॉब्लम होती। उनको पार्टी से था तो था, लेकिन उनको, और काफी सिंसियर आदमी है, और फिर हार के बाद उन्होंने कुछ सीखा भी होगा। उस सीखने के बाद भी उनको उससे कुछ लर्निंग मिली होगी, जिसका कि रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा कि उनको पॉपुलैरिटी बढ़ी है और शायद वो पॉजिटिव मूव में है। जी संजीव सर, आपका रुख करना चाहूंगी, 30 सेकंड में आपका जवाब पूरा कीजिएगा कि जिस तरह से अमेरिकी चुनाव में स्विंग स्टेट्स बेहद विशेष महत्व रखते हैं, यहाँ पर जो मतदाता है उनकी प्राथमिकता स्पष्ट नहीं होती है, तो अब ऐसे में ये जो अमेरिकी चुनाव है किस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं अगर दोनों ही दलों की बात करें?
देखिए, सरकमस्टांसेस के बारे में अभी स्पष्ट रूप से रिजल्ट्स के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। सरकमस्टांसेस अनिश्चित हैं और मुकाबला काफी क्लोज है और दोनों ही पक्ष प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ एक इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन की जो नीतियों को कमला हैरिस जाहिर है कि वो पार्ट रही हैं और भले से वो थोड़ा अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन वो उपराष्ट्रपति रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनको उन सारी नीतियों के लिए वो भी जिम्मेदार हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अडॉप्ट की हैं और जो लागू की थी। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी आलोचना कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आप उपराष्ट्रपति हैं इसलिए आप भी सारी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं जो भी वहां पे नीतियां रही हैं। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है वो काफी क्लोज है। इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं, इमाइग्रेशन के जो इश्यूज हैं, ये पर्सन राइट्स के संबंधित जो विवाद का विषय रहा, गन कंट्रोल को लेकर के जो विषय है वो प्रमुख विषय हैं और अमेरिका की जनता जाहिर है कि जो आर्थिक विषय है वो सबसे ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की जनता अनेक आर्थिक चुनौतियों से वो फेस कर रही है। ऐसे में इस बात की संभावना हो सकती है कि जो ऐसे लोग जो कि आर्थिक चुनौतियां बड़े स्तर पर फेस कर रहे हैं उन्हें ये लगता है कि ट्रंप जो कि एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और वो अमेरिका फर्स्ट की बातें करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का नारा देते हैं, तो ऐसे में वो आर्थिक विषयों को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग आर्थिक चुनौतियां ज्यादा बड़े तरीके से फेस कर रहे हैं वो ट्रंप को वोट कर सकते हैं। तो ये मुकाबला जो है काफी क्लोज रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इस मुकाबले में एक जो लिबरल सोच और एक कंजर्वेटिव सोच का भी एक कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन है और उसके आधार पर भी ये जो पूरी डिबेट्स हैं वो शेप कर रही हैं। तो मुकाबला काफी क्लोज है, कंटेस्ट बहुत क्लोज है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हम कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। लेकिन ये जो पूरा जो चुनाव है वो जाहिर है कि एक लोकतांत्रिक अगर मूल्यों की बात करें और लोकतांत्रिक विश्व में जो प्रयोग हुए हैं तो उसकी बात करें तो जाहिर है कि अमेरिका की जो चुनाव है ये विश्व में एक लोकतंत्र की एक दूसरी एक अन्य बड़ी लेबोरेटरी है और पूरे विश्व स्तर पर सभी की निगाहें इस अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनावों पर टिकी हुई है। सर, आज संजीव सर आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से अब आने वाले दिनों में अमेरिका में चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति पद के लिए ये चुनाव और कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि इससे भारत और अमेरिका के संबंध में कितनी प्रगाढ़ता आएगी ये भी स्थितियां साफ होंगी और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से सभी की निगाहें इस अमेरिका में होने वाले चुनाव पर टिकी है और अब ऐसे में कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन राष्ट्रपति बनेगा ये तो 5 नवंबर के बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। स्विंग स्टेट्स कितना अहम योगदान निभाएंगे, इलेक्टोरल वोट कितना अहम भूमिका निभाती है इस चुनाव के दरमियान, ये सब कुछ स्थितियां 5 नवंबर के बाद साफ हो जाएंगी। आज के हमारे साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।